हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। अगर आपने हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। देखो, वैसे तत्वों के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा था, उसमें धातु अधातु कुछ चीज़ें आई थी। दैनिक जीवन में कैसे उसका उपयोग करते हैं, उसके गुणधर्म को कैसे निर्धारित करते हैं, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। बट आज हम लोग उसके भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे भौतिक गुण के आधार पर किसी तत्व को हम धातु और अधातु में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम धातुओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्रियाकलाप शुरू करते हैं कि क्रियाकलाप क्या होता है। ठीक है, देखो कह रहा है कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने लीजिए और प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। फिर रेगमाल से रगड़ने पर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर से ध्यान दीजिए, क्या परिवर्तन होता है। तो हमने सबसे पहला जो धातु लिया है वो आयरन लिया है। और आयरन आपको पता होना चाहिए कि आयरन का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो क्या होता है। जब बिना रगड़े अगर आप लोहे या आयरन को देखोगे तो ठोस होता है, धात्विक होती है और भूरे काले रंग का स्टार्टिंग में दिखाई देता है, बेसिकली जो उसकी सतह जब जंग लगी होती है। ठीक है, लेकिन रेगमाल से रगड़ने के बाद से इसकी सतह जो है वो चमकदार और सिल्वर रंग का दिखाई देने लगता है। चमकदार शाइनिंग कलर का होता है ना, जैसे ग्लास वगैरह आप देखते होगे सिल्वर कलर का होता है, वो दिखाई देने लगता है। कापर के बारे में यानी कि तांबे के बारे में बात करें तो बिना रगड़े अगर इसके रंग जो होगा वो नारंगी लाल रंग का दिखाई देगा, धातु होती है। और इसकी सतह कभी कभी हरे रंग की हो जाती है। हरा तब होता है जब उस कॉपर पर क्षरण हो, जंग लगा हो। ठीक है, यानी कि वो ऑक्साइड बना ले, कॉपर का ऑक्साइड बना लेता है, बेसिकली वो होता है। देखो आगे लिखा भी है, इसकी ऑक्साइड परत के कारण हरा रंग का दिखाई देता है। रगड़ने के बाद से अगर रेगमाल से रगड़ेंगे तो जो तांबे की सतह होगी चमकदार हो जाएगी और ये जो रंग है वो लाल नारंगी रंग का हो जाएगा। एल्युमिनियम के बारे में बात करें तो बिना रगड़े एल्युमिनियम की सतह मैट सिल्वर कलर की होती है, जो हल्की होती है। लेकिन रगड़ने के बाद इसकी सतह जो है वो चमकदार होगी, सिल्वर कलर की हो जाएगी। पहले मैट सिल्वर, बाद में सिल्वर हो गई। मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम की सतह पहले ग्रे रंग की होती है और यह भी हल्की होती है, लेकिन रगड़ने के बाद से ये ग्रे कलर से सिल्वर कलर में दिखाई देने लगता है। कौन? मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये था हमारा क्रियाकलाप 1। और क्रियाकलाप 1 से हमने एक ही चीज़ सीखा है कि कोई भी धातु है अगर उसको रेगमाल से रगड़ते हैं तो उसकी सतह जो है वो चमकदार हो जाती है। ठीक है, ये आपको धातु का एक गुणधर्म मिल गया। कौन सा गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म, कि कोई भी धातु है अगर उसकी सतह को रगड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा? चमकदार हो जाएगा। क्लियर है? इसी के आधार पर आप एक हेडिंग डालोगे कि धात्विक चमक क्या होता है। ठीक है, धात्विक चमक क्या होता है। तो हमने देखा कि धातुओं का एक गुणधर्म है, जब धातु की सतह चमकदार होती है तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुणधर्म को हम धात्विक चमक कहते हैं। ये था हमारा पहला गुणधर्म। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्रियाकलाप पे, जो कि है क्रियाकलाप 3.2। इसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज़ धार वाले चाकू से काटने का प्रयास करिए और अपने प्रेक्षण को लिखिए। फिर कह रहा है कि चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा लीजिए। देखो यहाँ चिमटा लिखने का मतलब इसमें आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या है कि इसको डायरेक्ट हाथों में नहीं पकड़ना है, फिल्टर पेपर से पहले इसको दबाकर सूखा लेना है। फिर कह रहा है कि वॉच ग्लास पर इसी सोडियम को चाकू से काटने का प्रयास करिए और आपने क्या देखा उसको लिखिए। क्लियर है? आपको क्रियाकलाप समझ में आ गया। अब क्रियाकलाप करने के बाद से क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो कह रहा है कि सावधानी, देखो पहले लिख दिया गया है, सोडियम बहुत प्रतिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसको डायरेक्ट हाथों से नहीं टच करना चाहिए। और इसको इन्वायरमेंट में रखोगे ना तो उसको डायरेक्ट उससे रिएक्ट करके अपना रिएक्शन देना शुरू कर देगा। कह रहा है कि इसे काटते समय सावधानी बरतनी चाहिए, इसे कभी भी नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए और प्रयोग के दौरान पानी के संपर्क से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसे पानी में डालोगे वो पटाखों की तरह आवाज़ करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि पानी के संपर्क में आने से सोडियम अत्यधिक तेज प्रतिक्रिया करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस और गर्मी उत्पन्न होती है। तो और हाइड्रोजन गैस आपको पता है ना, पॉपअप का साउंड देता है, तो पटाखों की तरह आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। गर्मी भी उत्पन्न होती है। यह प्रतिक्रिया इतनी तीव्र हो सकती है कि आग भी लग सकता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। अब निष्कर्ष क्या निकला कि अगर सोडियम नरम धातु है तो नरम है तो चाकू से काटोगे तो क्या होगा? चाकू से काटने से आसानी से कट जाता है। काटने पर इसकी सतह चमकदार दिखाई देती है, लेकिन हवा के संपर्क में आते ही ऑक्सीजन के कारण धुंधली हो जाती है। तो जैसे हवा में आएगा क्या होगा? ऑक्सीजन के कारण जो चमकदार सतह काट के आप हिस्सा करोगे ना अलग, तो सतह पहले चमकदार होगी, लेकिन जैसे वायु के संपर्क में आएगा तो ऑक्साइड बनाना शुरू कर देगा और वो धीरे धीरे धुंधली होनी शुरू हो जाएगी।
देखो आयरन यानी लोहे के बारे में अब देख लेते हैं। कह रहा है कि लोहे का टुकड़ा चाकू से कभी नहीं कटेगा क्योंकि ये काफ़ी कठोर धातु है। चाकू पर निशान लग सकता है लेकिन लोहे पर कोई असर नहीं होगा। जब आप चाकू से काटने की कोशिश करोगे लोहे पे तो कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन चाकू पर लोहे की मार्क्स लग जाएगी। कॉपर या तांबा, देखो तांबा भी कठोर होता है लेकिन लोहे से थोड़ा कम कठोर होता है। चाकू से काटना मुश्किल होगा, हालांकि बहुत अधिक बल लगाने पर थोड़ा सा प्रभाव हो सकता है, लेकिन ये चाकू से भी आसानी से नहीं कटेगा। ठीक है, एल्युमिनियम के बारे में बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम कठोरता कम होती है, लोहा कॉपर के तुलना में कम होता है, इसीलिए इसे चाकू से काटने का प्रयास करने में थोड़ी बहुत धार लग सकती है। आप बहुत प्रयास करोगे तो उस पर धार लग जाएगी लेकिन वो कटेगा नहीं, पूरी तरीके से कटने वाला धातु नहीं है। मैग्नीशियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम अपेक्षाकृत नरम धातु होती है, लेकिन चाकू से काटने में इसमें भी आसानी नहीं होगी, इसमें भी आपको ताकत लगाना पड़ जाएगा, परंतु इसे काटने के लिए बल लगाना पड़ेगा। यानी कि आप बहुत ज़्यादा बल लगाओगे तब इजीली आप उसको काट ले जाओगे, लेकिन बल लगाना आपको पड़ेगा। लेकिन सोडियम में क्या है, सोडियम को इजीली काट सकते हैं और उसकी सतह चमकदार होती है, वायु के संपर्क में आने से वो धुंधला हो जाता है। आगे चलते हैं। तो हमने क्रियाकलाप 3.2 देख लिया। इसके आधार पे हम क्या कहेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, जैसा हमने अभी देखा कि अलग अलग धातु की कठोरता अलग अलग थी, लेकिन धातुएं जो होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, कठोर होती हैं। क्रियाकलाप 3.3 कह रहा है कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर के टुकड़े लीजिए, किसी धातु के लोहे के ब्लॉक यानी कि खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से उस पर प्रहार करिए। आप क्या देखेंगे, अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कीजिए। इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। यानी कि अब क्या करना है हमको, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर को लेकर उसको हथौड़े से पीटना है, लेकिन वो सतह भी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। पीटने के बाद उसके प्रभाव को नोट करना है। अब यहाँ आते हैं क्रियाकलाप में। देखो वैसे तो आयरन बहुत कठोर होता है, अगर इस पर हथौड़े से पीटेंगे तो इसके आकार में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर उसके आकार में परिवर्तन लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा। जैसे लोहार वगैरह क्या करते हैं, शेप, हथौड़ा शेप या फिर कुल्हाड़ी का शेप देने के लिए उसको गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तब लोहा से प्रहार करने पर वो फैलना शुरू हो जाता है। जिंक थोड़ा सा भंगुर होता है, मतलब ईजिली जो है वो ब्रेक हो सकता है, हल्का सा आकार उसका बदलेगा, लेकिन ज़्यादा प्रहार करने से उसमें टूट सकता है, दरारें पड़ सकती हैं। लेड ये अत्यधिक नरम है, आकार आसानी से बदल जाएगा, लेकिन यह फैलकर चपटा हो जाएगा और इसमें दरारें हल्की फुल्की आ जाएंगी। कॉपर के बारे में बात करें तो इसमें तन्यता सबसे ज़्यादा होती है, आकार बदलेगा, चपटा हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई दरार नहीं आएगा। यानी कि कॉपर में दरार नहीं आएगा। लेड चादर की तरह बदल जाएगी, लेकिन उसमें दरार पड़ सकती है। जिंक दरार नहीं पड़ेगी, आकार नहीं बदलेगा, हल्का सा बदलेगा, लेकिन ज़्यादा अगर कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा। आयरन तो बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा क्रियाकलाप 3.3। यानी कि हमने ये देखा कि कोई भी अगर हम धातु को ले ले तो पीट कर पतली चादर उससे बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी कि यहाँ आपको हेडिंग डालना है, आघात वर्धनीयता क्या होता है। तो आघात वर्धनीयता क्या होता है, किसी धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बदलना ही क्या होता है, आघात वर्धनीयता होता है। क्लियर है। अच्छा, अभी हमने देखा कि जो तांबा होता है उसको हमने खींच कर लंबा कर दिया, तो एक तरीके से उस हमने देखो यहाँ नीचे आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं। ठीक है, सोना और चांदी को जब पीटोगे तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। इनफैक्ट 1 ग्राम चांदी को 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। किससे, सोना से। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता भी आप समझ गए होंगे क्या हो गया। अगला है क्रियाकलाप 3.4। कह रहा है कि उन धातुओं की सूची बनाइए जिससे तार आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं। जो हम दैनिक जीवन में तार वगैरह देखते हैं ना, घरों की वायरिंग वगैरह देखते हैं, उसके बारे में बात करने को कह रहा है। तो देखो कह रहा है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। तो यहाँ हेडिंग डालना है आपको, तन्यता क्या होता है। तो जो धातुओं को हम खींच के लंबा तार बना सकते हैं उसको ही क्या कहते हैं, तन्यता का गुण कहते हैं। तो धातुओं में हमने देखा सतह चमक होती है, ठीक है, उसको पीट कर पतली चादरों के रूप में बदल सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं उसकी सतह जो होती है वो हार्ड होती है, चमकदार तो होता है, ये कठोर भी होता है। ठीक है, फिर उसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है और उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तो 4 गुणों हमने धातु के बारे में पढ़ लिया है। कह रहा है कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। देखो ये आपको की पॉइंट्स लेना है, अगर आप कंपटीशन में प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो सोना है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, जो अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था।
अघात वर्धनीयता और तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिया जा सकता है। जैसे पीटकर पतली चादर बना सकते हैं, तार में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप धातुओं के नाम बता सकते हैं जो खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए उपयोग होते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तन को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है कि इजीली जब आग पे रख के खाना पकाएंगे तो वो नहीं मेल्ट होगा, लेकिन उसमें जो खाना बनाना रहेगा वो इजीली बन सकता है। प्लस ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, यानी कि वो गर्म होके खाना को भी गर्म करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। क्रियाकलाप 3.5 देखो, यहाँ एक अरेंजमेंट दिखाया गया है, बट उसके पहले मैं पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कि एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, क्लैंप की मदद से तार को स्टैंड से बांध दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने एल्युमिनियम का धातु का तार ले लिया है, इसको क्लैंप की सहायता से इसको बांध लिया है और नीचे से स्प्रिट लैंप लगा दिया, जहाँ से इसको क्या किया जा सके, गर्म किया जा सके। अब कह रहा है कि तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग करके एक पिन चिपका दीजिए। देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, मोम का उपयोग करके एक पिन चिपका दिया है। स्प्रिट लैंप मोमबत्ती या बर्नर से जो हमारा क्लैंप है उसके निकट तार को गर्म करना है यानी क्लैंप के पास हमको क्या करना है, इसको गर्म करना शुरू करना है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, तो अपने प्रेक्षण को लिखिए और क्या धातु का तार द्रवित हो गया है, इसके बारे में भी बताइए। तो एक चीज़ याद रखना, कोई भी धातु होती है अगर उसको गर्म करना शुरू करते हैं ना, तो ये गर्म होना शुरू होगा, यानी ऊष्मा को ये ग्रहण करेगा और वही ऊष्मा धीरे 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 आगे बढ़ती जाती है और जब ऊष्मा यहाँ पहुँचेगा तो ये जो मोम हमने लगाया है, मोम से पिन लगाया है, मोम पिघलना शुरू हो जाएगा और ये पिन जो है वो नीचे गिर जाएगा, यानी कि ऊष्मा का संचरण हो रहा है, यानी कि ये अच्छे ऊष्मा के सुचालक हैं। क्यों? क्योंकि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस धातु में जा रही है। तो जो भी धातुएं होती हैं वो ऊष्मा के क्या होते हैं, ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। ये पांचवी क्वालिटी हो गई कि इस क्रियाकलाप से ये पता चला कि जो धातु होते हैं ऊष्मा के सुचालक होते हैं और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। यानी कि गलनांक अधिक होने का मतलब है इनको जब बहुत ज़्यादा तापमान देंगे 600 डिग्री सेल्सियस 700 डिग्री सेल्सियस तब जाके ये पिघलेगा, लेकिन आसानी से ये जो हमने एल्युमिनियम या फिर कॉपर का जो वायर लिया है ये आसानी से नहीं पिघलेगा। अब देखो, हमने कॉपर का इस्तेमाल किया है ना, तो कॉपर बहुत ज़्यादा अच्छा सुचालक होता है ऊष्मा का, और एल्युमिनियम को देखा जाए ये भी सुचालक बढ़िया होता है, लेकिन कॉपर की तुलना में थोड़ा सा कम सुचालक होता है। ठीक है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक सिल्वर एवं कॉपर हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। अब ध्यान देना, इसके तुलना में कहा है, तुलना में मरकरी और लेड जो हैं ये कम कुचालक हैं, ऊष्मा के कुचालक हैं। फिर कह रहा है कि धातुएं विद्युत के चालक भी होती हैं, इसका पता लगाना है हमको। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो भी धातु होती हैं वो विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि विद्युत उनके अंदर से आसानी से प्रवाहित हो सकती है। चालक का मतलब उसके अंदर से होके वो प्रवाहित हो सके। ठीक है, उसके लिए क्रियाकलाप 3.6 है। इसमें कह रहा है कि एक विद्युत सर्किट यानी कि परिपथ तैयार करिए और धातु की जांच करनी है, उसको परिपथ के टर्मिनल के बीच में रखना है, टर्मिनल ए और टर्मिनल के बीच में। क्या बल्ब जलता है, इसका पता लगाइए। अब देखो, हमने क्या किया, बैटरी लिया, बैटरी के एक सिरा से बल्ब को जोड़ दिया, दूसरे सिरा से बीच में हमने रख दिया धातु को रखने के लिए, और इसमें एक स्विच लगाया, स्विच को हमेशा ऑन रखेंगे और इसका एक सिरा जो है वो बल्ब से लगा दिया। अब आपको पता है अभी ये अलग अलग है, अगर बीच में कोई धातु रखेंगे तो ईजिली हमारा बल्ब जल जाएगा क्योंकि स्विच ऑन है। तो इसी से पता चलेगा कि वो धातु विद्युत का सुचालक है कि नहीं है। अगर प्रवाहित हो गया तो विद्युत का सुचालक है, अगर उसमें से बल्ब नहीं जला तो विद्युत का कुचालक है। अगर विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई तो विद्युत का कुचालक होगा। तो उम्मीद करता हूँ कुचालक और सुचालक आपको समझ में आ गया है। अब देखो तो इसमें आयरन वगैरह रखेंगे तो क्या होगा, आयरन से इजीली बल्ब जल जाएगा, यानी कि वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आप तो जानते ही होंगे। अब देखो, कह रहा है कि जिस तार से आपके घर में बिजली पहुँचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि PVC या फिर रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर रबड़ नहीं चढ़ा रहेगा और उसको हम हाथों से पकड़ेंगे तो विद्युत हमारे शरीर के अंदर आएगा, जिससे हमको करंट लग जाएगी और हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए उसको पॉलीवाइलिन क्लोराइड की परत चढ़ाई जाती है, या फिर रबड़ जैसी कोई संरचना होती है उसकी परत उस पर चढ़ाई जाती है। कह रहा है ऐसे पदार्थ की परत क्यों होती है, भैया जाहिर सी बात है, विद्युत से बचना है तो करना तो पड़ेगा ही। धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है देखो,
कोई भी धातु किसी भी कठोर सतह से टकराएगी तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी कि आवाज़ आएगा। और आवाज़ आना को ध्वनिक हम कहते हैं या फिर सोनोरस कहते हैं, उसको ध्वनिक उत्पन्न होगी। तो वह आवाज़ उत्पन्न करती है जो धातु सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, उनको क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। तो यहाँ आपको हेडिंग डालना है ध्वनिक क्या होती है। तो ध्वनिक उसको कहेंगे जब कोई भी धातु सतह से टकराएगी और उससे आवाज़ उत्पन्न होगा तो उसको कहेंगे कि वो धातु स्वनिक यानी कि सोनरस है। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातुओं की क्यों बनी होती है? तो भैया साउंड प्रोड्यूस करना है, सभी बच्चों तक घंटी की आवाज़ पहुँचे, तो उसके लिए धातु का होना तो ज़रूरी है ना। क्यों? क्योंकि धातुएं क्या होती हैं? वो ध्वनिक होती हैं या फिर सोनरस होती हैं। अब बात करते हैं हम अधातु के बारे में। देखो यहाँ कह रहा है कि अधातु, पिछली कक्षा में आप इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बेसिकली ज़्यादातर जितने भी तत्व पता है ना, उसमें से मैक्सिमम धातु हैं, कुछ ही अधातु हैं। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। याद रखना है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अधातुओं के उदाहरण हैं। ध्यान देना है यहाँ पे ब्रोमीन, ब्रोमीन के बारे में बात हो रही है। एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है, एकमात्र ऐसा धातु है ब्रोमीन जो किस में होती है? द्रव में होती है। इसके अलावा जो सारी अधातुएं हैं वो या तो ठोस होती हैं या फिर गैस में होती हैं। ठीक है, सिर्फ एकमात्र ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो द्रव में होता है, बाकी सभी या तो गैस में होंगी या फिर ठोस में होंगी। कह रहे हैं कि धातुओं के समान अधातुओं में भी कुछ गुणधर्म होते हैं, अब उसका पता लगाना है। तो क्रियाकलाप करेंगे और उसके बारे में पता लगाएंगे। यहाँ पे क्रियाकलाप कह रहा है कि 3.7 कार्बन, कार्बन में कोल या फिर ग्रेफाइट ले सकते हैं। सल्फर, आयोडीन के नमूने एकत्रित करिए। और क्रियाकलाप 3.1 जो हमने ऊपर कर लिया, 3.4 और 3.6 को दोहराकर अपने प्रेक्षण का पता लगाइए। तो ये मैं खैर आपके लिए छोड़ देता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ मैं बताऊँगा। देखो 3.6 में था कि क्या विद्युत का सुचालक है, तो कार्बन जनरली नहीं होता है, लेकिन कार्बन में अगर आप ग्रेफाइट ले लोगे तो इसके अंदर से बिजली प्रवाहित होती है। 3.1 में था सतह चिकनी होती है कि नहीं, तो देखो कार्बन का सिर्फ कार्बन लोगे तो उसकी सतह चिकनी नहीं होती है, लेकिन कार्बन का बना हमारा हीरा होता है, तो हीरे की सतह सबसे ज़्यादा चमकदार होती है। तो ये अपवाद में हो गया। सल्फर की सतह चमकदार नहीं होती है और आयोडीन की सतह भी चमकदार नहीं होती है। ठीक है, बस अब इसको आप लोग खुद से थोड़ा सा गूगल करिएगा, खुद ढूंढिएगा। हालांकि मैंने आधा से ज़्यादा आंसर बता दिया है। अब कह रहा है कि कुछ तत्व चिन्ह, सतह का प्रकार कैसा होता है, उसकी कठोरता कैसी होती है, आघातवर्धनीयता कैसे होते हैं, तन्यता होता है कि नहीं, विद्युत का चालक होते हैं कि नहीं, और ध्वनिकता होती है कि नहीं, इसका पता लगाइए। तो इसको मैंने यहाँ पे नीचे रख दिया है। देखो सबसे पहले लोहा लेते हैं। लोहा को प्रतीक रूप में Fe से डिनोट करते हैं, Fe यानी कि फेरस। सतह का प्रकार चमकदार होती है। इसकी कठोरता देखें तो कठोर बहुत ज़्यादा होता है। आघातवर्धनीयता सबसे ज़्यादा होती है। तन्यता बहुत ज़्यादा तनता है ये। फिर विद्युत की चालकता सबसे हाई होता है, मतलब सबसे नहीं, उच्च होता है। और ध्वनिकता भी इसकी उच्च होती है क्योंकि लोहा को पीटने से ही आवाज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही अगर हम तांबा के बारे में बात करें, तांबा को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी चमकदार नारंगी रंग होता है। मध्यम कठोरता होती है। इसकी आघातवर्धनीयता उच्च होती है और तन्यता भी उच्च होती है। विद्युत चालकता भी उच्च होती है और ध्वनिकता भी उच्च होती है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम जो है उसको Al से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट सिल्वर कलर का होता है। कठोरता मध्यम होती है। आघातवर्धनीयता भी उच्च होती है। तन्यता भी उच्च होती है। विद्युत चालकता भी उच्च होती है और ध्वनिकता भी क्या होती है? मध्यम होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे ये मैं ऐसे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको लिख लेना और ये पूरा पढ़ लेना, क्योंकि ये मैं पूरा पढ़ाने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको भी बोरियत लगेगी, मुझे भी बोरियत लगेगी, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके बाकी के एक ही मैंने छोड़ा है उसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि मरकरी को छोड़कर, ध्यान देना है, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यानी कि अगर धातुओं में देखा जाए तो मरकरी एक ऐसा धातु है, अधातु के बारे में बात नहीं हो रही है, अधातु में ब्रोमीन था, धातुओं में मरकरी जो है वो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होता है। याद रखना है, धातुओं में मरकरी और धातुओं में ब्रोमीन। धातुओं का गलनांक अधिक होता है क्योंकि वो इजीली नहीं गलते। जैसे लोहा को आप गलाना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, तो इसलिए उनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन अगर अपवाद के तौर पे बात करें, गैलियम, ध्यान देना है, गैलियम और सीजियम ये कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं, इसको आप याद कर लो ताकि जीवन भर आपका काम आए। तो गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। इवन इसको हथेली पे रखोगे ना तो दोनों रखने पर ये क्या करेगा? पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आयोडीन अधातु होते हुए भी इसकी सतह क्या होती है? चमकीली होती है। आयोडीन अधातु है लेकिन उसकी सतह कैसी होती है? चमकीली होती है। बाकी जितने अधातु हैं नॉर्मली जो होते हैं वो उनकी सतह चमकीली नहीं होती है।
कह रहा है कार्बन एक ऐसा धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान है। जैसे कार्बन में हमने बताया था, अब देखो कार्बन के जब अलग अलग रूप होते हैं ना तो उसको हम कहते हैं अपरूप। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डालना है अपरूपता क्या है। तो कोई भी अगर धातु है उसके विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं, उस धातु का अपरूप कहते हैं। तो जैसे यहाँ कार्बन के विभिन्न अपरूप पाए जाते हैं, उसमें से हीरा एक है, फिर ग्रेफाइट है। ठीक है, ये अलग अलग उसके क्या है, अपरूप हैं। सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ का अगर देखें तो हीरे का होता है। अगर कठोरता की बात करें तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो कठोर पाया जाता है वो होता है हमारा हीरा। और हीरा क्या है, एक हमारा अधातु है। इसका गलनांक एवं कथनांक बहुत अधिक होता है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, कठोर होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप जो है वो ग्रेफाइट है, जो विद्युत का सुचालक है। देखो कार्बन जो है वो जनरली विद्युत के कुचालक होते हैं, या फिर अधातु जनरली जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये पॉइंट याद करने वाली चीज़ें हैं। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया है, अब वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, उसको नोट कर लो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रेफाइट जो है अधातु होने के साथ साथ क्या है, सुचालक है। क्षारीय धातु, देखो धातु बारे में बात हो रही है, और क्षारीय लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, और इनके घनत्व एवं गलनांक कम होते हैं। तो बेसिकली जो धातु होते हैं ना वो क्षारीय होते हैं। आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो धातुएं होते हैं उनसे हम क्षारीय प्रकृति की चीज़ें बना सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, और इनका घनत्व एवं गलनांक कम होता है। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब रासायनिक गुणधर्म खैर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप 3.8 दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर का चूड़ लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए और उसकी राख को इकट्ठा करके उसको पानी में घोल दीजिए तथा लाल और नीले लिटमस पेपर पर इस विलयन का परीक्षण कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है क्या वह अम्लीय है या फिर क्षारीय। तो जाहिर सी बात है, जब लिटमस पेपर का कलर बदलेगा तो वही बताएगा कि अम्लीय है कि क्षारीय है। अब सेम प्रक्रिया सल्फर के चूड़ के साथ करना है कि दहन करिए और दहन से उत्पन्न धुएं को पहले उसके ऊपर एक परखनली रखकर उसमें एकत्रित कर लीजिए। और यहाँ पे नीचे मैंने इसको रखा है, और परखनली में डालकर उसको अच्छी तरह मिला लीजिए। नीले अब देखो जल डालकर इसमें मिलाना है, यानी कि उसको भी जल में घोल देना है। फिर नीले और लाल लिटमस पेपर पर इसका परीक्षण करिए, अम्लीय है कि क्षारीय ये पता लगाइए। क्या आप कोई अभिक्रिया में समीकरण लिख सकते हैं, और जो भी अभिक्रिया हुई है क्या उसका समीकरण लिख सकते हैं। तो जो सबसे पहले हमने काम किया है वो किया है कि मैग्नीशियम की हमने पत्ती जलाई है। ठीक है देखो मैग्नीशियम जलाने पर सफ़ेद राख मिलता है, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि MgO कहते हैं, जो कि हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। अब राख को पानी में घोलकर लाल और नीले लिटमस पेपर पे इसकी जांच करनी है। अब देखो जो मैग्नीशियम के ऑक्साइड होते हैं ना MgO, ये बेसिकली क्षारीय होते हैं। अब क्षार क्या करता है, वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। कैसे पता चला, तो लाल लिटमस को इसने नीला कर दिया। सल्फर का दहन, अब सल्फर के दहन करना है। सल्फर का दहन करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, और इसके जो धुआं मिलेगा उसमें जल मिलाकर अगर रखेंगे और नीले लिटमस पेपर की इसकी जांच करेंगे तो ये गुण अम्लीय हो जाएगा, यानी कि ये नीले लिटमस को लाल किया होगा। तभी कैसे पता चला है कि ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुलकर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, सॉरी सल्फाइड है, लास्ट में TE होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया को कैसे लिखेंगे, तो हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, बन गया MgO। बैलेंस अभिक्रिया 2 लगा देंगे तो Mg2 हो गया, यहाँ भी Mg2 हो गया। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन के बाहर यहाँ 2 लगा हुआ है तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। फिर हम सल्फर वाला देखेंगे, तो सल्फर को भी ऑक्सीजन में बनाया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। फर्दर इस रिएक्शन को आगे बनाएंगे, क्योंकि जल भी तो मिलाया है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड में जल बनाया तो H2SO3 बना लिया। ऐसे ही यहाँ MgO में हमने जल मिलाया था तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बना लिया था। ये क्षारीय प्रकृति का था, ये भी ये अम्लीय प्रकृति का था। क्लियर है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ प्रश्न है यहाँ पे पढ़ लेंगे, बट उसके पहले यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि जो अधातुएँ हैं ऑक्साइड प्रदान करती हैं, अधातुएँ ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है। तो याद रखना है, जितनी भी अधातुएँ हैं ऑक्साइड के साथ क्या बनाती हैं, अम्ल बनाती हैं, जब जल में घुलेंगी तब। ठीक है, लेकिन जो धातुएँ होती हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यानी कि ये क्षार बनाते हैं। तो धातु क्षार बनाएंगे
और धातु अम्ल बनाएंगे। ये पॉइंट आपको इस जो हमने अभी क्रिया किया है या फिर जो क्रियाकलाप किया है उससे आपको पता चलता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप में द्रव में होता है। तो धातु है ना, तो आपको पता है अभी हमने ऊपर यहाँ पढ़ा था पारा, मरकरी सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस पे पाई जाती है, यानी सिर्फ मरकरी ऐसा है जो किस में होता है, लिक्विड में यानी कि द्रव में होता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है किसको, सोडियम को भाई काटा जा सकता है। उष्मा का सबसे अच्छी चालकता किसकी होती है, तो उष्मा की सबसे अच्छी चालकता आपका या तो आयरन का होगा या तो एल्युमिनियम का होगा, कह सकते हो। उष्मा का कुचालक कौन होगा, तो आपका कार्बन हो सकता है। ठीक है। आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ समझाइए, जो हमने ऊपर पहले पढ़ लिया है। तो जिसको पीट कर चादर के रूप में बदले उसको आघातवर्धनीयता कहते हैं, और जिसको खींच कर लंबे तार के रूप में बदल सके उसके अंदर तन्यता का गुण होता है। क्लियर है। और हालांकि उसके आंसर को मैंने ऊपर दे दिया था और यहाँ पे भी आप देख सकते होगे। हाँ, ये पारा हमने बताया था कमरे के ताप में द्रव में होता है। सोडियम को हमने बताया चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उष्मा के अच्छे चालक के बारे में बात करें तो चांदी जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक भी होता है, तांबा भी होता है, कॉपर गोल्ड भी होता है, ये भी चालकता इसकी ज़्यादा होती है। हाँ, बिस्मथ एक ऐसा धातु है जो उष्मा का कुचालक है, याद रखना है, बिस्मथ उष्मा का कुचालक है। लेड भी जो है उष्मा का कुचालक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ कुचालक हो गया, इसको कुचालक कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक, जो कि कहाँ गया, हाँ, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अभी तक हमने धातु और धातुओं के भौतिक गुणधर्म देखा था, अब इसमें हम लोग रासायनिक गुणधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।